I provided you this chapter in video form that despite of all that, I'm reviewing it and making you more understood about today's lecture. Apply the resource-based view of the firm. Determine core and distinctive competencies. Resource-based view includes assets, tangible assets and intangible assets, and we will discuss about the core and distinctive competencies. Core competencies are those which are essential for the corporation or industry. Distinctive competencies are those which differentiates our business from all other business. Use the video VRIO framework in value chain to assess valuable model it is, and here you will learn that those products, those services are demanded, which are required in the marketing, in the market, वो प्रोडक्ट जो है हम सस्टेन करेंगे. बेसिकली देखें आप, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तब होता है जब हमारे पास समथिंग डिफरेंट, समथिंग इनोवेटिव एंड ग्लोबली डिमांडेड प्रोडक्ट हो, ग्लोबली डिमांडेड सर्विसेज हों. कंपनीज का बिजनेस मॉडल, हर कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज होता है. बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी, प्रोसेस होता है जिसमें हम बताते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, क्या हमारी टाइमलाइन होंगी. So here in the company business model, we will discuss the model of the company and how it could be imitated. हम वो quality रखेंगे, वो logic रखेंगे, वो success factors रखेंगे ताकि हमारा product imitate ना हो सके. Assess a company's corporate culture and how it might affect a proposed strategy. Corporate का culture होता है, culture वो होता है shared by the faculty members, shared by the team members, और वो affect करता है proposed strategy को. हम स्कैन करते हैं functional resources को, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा फिट है, कौन सी परफेक्ट स्ट्रेटजी है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनल फैक्टर एनालिसिस समरी टेबल. इस सारे चैप्टर में हम फोकस करते हैं इंटरनल स्कैनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस को. जैसे स्वॉट एनालिसिस होता है SWOT, स्ट्रॉन्ग वीक अपॉर्चुनिटी थ्रेट. यहाँ हम इंटरनल को देखेंगे, इंटरनल स्कैनिंग करेंगे कि इंटरनली हमारे पास कितना पोटेंशियल है, कौन से रिसोर्सेज हैं. ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस इंटरनली करने के लिए बेसिकली एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस आइडेंटिफाई करने को, इवेल्युएट करने को, मालूम करने को और डेवलप करने को. जैसे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा बिजनेस किस नेचर का है, जिस नेचर का बिजनेस होगा तो रिसोर्सेज भी उस तरीके से होंगे, और उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारे कॉर्पोरेशन में कौन से रिसोर्सेज अच्छे सेल हो रहे हैं, कितने डिमांडेड है. हम उन रिसोर्सेज को कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से ले जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा. मोस्टली पूछा जाता है कि कोर और डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्या है. कोर कॉम्पिटेंसीज एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज होती है, और डिस्टिंक्टिव डिफरेंशिएट करने के लिए कॉम्पिटेंसी होती है, डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट होता है. और रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. और रिसोर्सेज हमारे टेंजिबल वो होती हैं और इनटेंजिबल वो होती हैं. टेंजिबल जिसे हम टच कर सकें, टेंजिबल जिन्हें हम फील कर सकें. और कैपेबिलिटीज क्या है? रेफर्स टू द कॉर्पोरेशंस एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट मींस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को. और कैपेबिलिटीज में हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस, रूटीन्स, और इसमें मैनेज करते हैं इंटरेक्शन अमंग रिसोर्सेज, टर्न करने के लिए इनपुट्स को आउटपुट्स में. तो हमारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज से ही हमारा बिजनेस रन कर रहा होता है. कोर कॉम्पिटेंसी मोस्टली essential part of every corporation. Core competency collection of competencies that cross divisional boundaries. वो बाउंड्रीज जो क्रॉस डिविजनल तब होगा आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी सर्विसेज डिमांडेड है वर्ल्ड वाइड, कारपोरेशन डिमांडेड है आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी है
और आपकी कारपोरेशन इतना अच्छा एक्सीडिंगली वेल कर रही है कि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कोई भी चांस नहीं है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कोर कॉम्पिटेंस होगी। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, डिफरेंशिएट करने वाली कॉम्पिटेंसी। डिफरेंशिएट करने वाली तब होगी जब आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज सुपीरियर हो, आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतरीन हो। कोर कॉम्पिटेंसी हो पर उसके साथ डिफरेंशिएटिंग हो, जो आपके कंपटीटर से सुपीरियर होगा, तब भी आप सस्टेन कर सकते हैं, तब भी आप कॉर्पोरेट लेवल पे सरवाइव कर सकते हैं। आते हैं हम अब वीडियो फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस पे। वीडियो क्या है? वैल्यू। वैल्यू उस प्रोडक्ट को हम मॉडिफाई करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे जिसकी कस्टमर डिमांड करे, और कस्टमर के हिसाब से हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, तब भी हमारा प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें हासिल होगा। डज इट प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू? क्या वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करता है? उस हिसाब से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। और रेयरनेस के हिसाब से हम प्रोडक्ट वो रखते हैं जिसमें कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल ही कम हो। डू नो अदर कॉम्पिटिटर्स पजेज इट। इमिटेबिलिटी, इतना हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली हो कि अदर्स जो है इमिटेट ना कर सकें, हमारे सक्सेस फैक्टर्स को कॉपी ना कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, हर फर्म का यही काम होता है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है एनालाइज करना रिसोर्सेज को। हम यूज करते हैं रिसोर्सेज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें पूरे बिजनेस पॉलिसी में हम बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करनी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब होगा जब हमें पता हो कि हमारी कारपोरेशन की स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सी है, वीकनेसेस कौन सी है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको क्लासीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और वीकनेसेस को हम कोशिश करेंगे कि कम करें। कंबाइन करेंगे फर्म के स्ट्रेंथ को स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज में और उसके इसेंशियल, मैंडेटरी, नेसेसरी कोर कॉम्पिटेंसीज में, और उनसे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, और इनसे हमारी डिस्टिंक्टिव यानी डिफरेंशिएट कॉम्पिटेंसीज का भी जो है फायदा होगा। हमें हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज अच्छी है तो डिस्टिंक्टिव भी अच्छी हो जाएंगी, और डिस्टिंक्टिव मींस डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसीज। हम सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेटजी वो जो बेस्ट हो, एक्सप्लॉइट करें रिसोर्सेज को, फर्म की कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसीज को रिलेटिव टू एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। और दूसरी बात कि हमारे पास रिसोर्सेज का गैप देखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में दो चीजें होती है, या तो हम रॉ मटेरियल भी खुद लें और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाए, और दूसरा ये होता है कि हम प्रोडक्ट लेके उसको सेल करें, होलसेल में, रिटेल में सेल करें। इस किस्म का बिजनेस होता है। हम देखते हैं रिसोर्सेज का गैप कहाँ है और फिर इन्वेस्ट करेंगे इन अपग्रेडिंग वीकनेसेस। एक्सेस टू डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, एक्सेस करेंगे डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज को। उसका ये तरीका है असेट इंडाउमेंट। इंडाउमेंट कहा जाता है डोनेशन को। मोस्टली हमारी पब्लिक सेक्टर, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या होता है कि वहाँ डोनेट होती है चीजें, मनी डोनेट होता है। उस मनी से रिसोर्सेज लिए जाते हैं, असेट्स लिए जाते हैं, ताकि हॉस्पिटल रन हो, स्कूल कॉलेजेस रन हो, जो पब्लिक के लिए फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो हमारी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी होगी। अक्वायर करते हैं फ्रॉम समवन एल्स, हम काफ़ी चीज़ें अक्वायर करते हैं, यानी अगर टोयोटा कंपनी की कार है तो उसकी इंजन हम दूसरी कारपोरेशन से अच्छी क्वालिटी वाली अक्वायर कर दी, तो हमने बाय कर दी और फिर अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बना लिया। और हम अपना प्रोडक्ट जो है, या तो हम रॉ मटेरियल बनाए, हम किसी और कंपनी को शेयर करें, सेल करें उनके साथ, तो वो भी हमारे पास एक डिफरेंट डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी आ जाता है। और तीसरी टेक्निक है हमारे पास बिल्ड और अक्यूमुलेटेड विद इन द कंपनी। हमारी कारपोरेशन रॉ मटेरियल भी लेगी और उसको बनाएगी, फाइनल प्रोडक्ट सेल भी करेगी, बिल्ट और अक्यूमुलेटेड विद इन द कंपनी। फिर डिपेंड करता है हमारी कारपोरेशन किस हिसाब से काम कर रही है, प्रोडक्शन का भी कर रही है, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, सारा काम कर रही है, तो बिल्ट और अक्यूमुलेटेड विद इन द कंपनी वो होगा एक्सेस टू डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। हमारे पास है एक बहुत अच्छी टेक्निक एक्सेस करने के लिए डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, जिसको क्लस्टर्स कहा जाता है। क्लस्टर्स क्या है? ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस फोकस,
कंसंट्रेशन फोकस ऑफ इंटरकनेक्शन, कंपनीज का इंटरकनेक्शन होता है, इंडस्ट्रीज का इंटरकनेक्शन होता है, तो एक ज्योग्राफिकली कंसंट्रेशन फोकस होगा। इस क्लस्टर टेक्निक से क्या एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, हम जॉब आउटसोर्सिंग के तहत एम्प्लॉयज फॉरेन के स्पेशलाइज अपने पास रख सकते हैं। अगर हमारे पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, हमारी सर्विसेज अच्छी होगी, हम सप्लायर्स जो है अच्छे तरीके से रख सकते हैं अपनी कारपोरेशन में। सप्लायर्स भी हमारे अच्छे होंगे तो रॉ मटेरियल हमारे पास अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल होगा और टाइमली हम डिलीवर कर सकेंगे अपना प्रोडक्ट। स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन, हमारे पास नॉलेज हो कि कौन से इंफॉर्मेशन हो कि कौन सा प्रोडक्ट जो मार्केट में ज्यादातर है। आप सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं और उनकी स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन होती है। यूजेज के हिसाब से, डिमांड और नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है उसकी इंफॉर्मेशन रख के प्रोडक्ट बनाया जाता है। और दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो मैंडेटरी है, जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, टूथपेस्ट से लेकर फेस वॉश से लेकर सोप से लेकर हर चीज जो है मैंडेटरी है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड जो है कारपोरेशन एक्सेस कर रही होती है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी हासिल करने के लिए। और दूसरी बात है मैडम सस्टेनेबिलिटी ऑफ। Baba, after this class, 20 minutes class would be of the class discussion, then you can talk there. Or personally, you can send me text. Right now, I'm taking the class, and 20 minutes would be class of discussion and questioning, answering. If you have any query, you can ask me there. Now, I'm completing this task, which I have provided you the slides. I'm thank revising that lecture. Okay. thank you madam. ड्यूरेबिलिटी वो रेट फर्म का अंडरलाइंग रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज को, कोर कॉम्पिटेंसी। बाकी सब अपनी माइक ऑफ कर लें, डोंट टॉक टू ईच अदर। कोर कॉम्पिटेंसीज जो एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज, डेप्रिसिएशन किस में होती है? डेप्रिसिएशन मशीनरी में होती है। जैसे लैपटॉप है, सेलफोन है, डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो शॉप पे होते हैं तो ठीक है, जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उनकी जो कास्ट होती है डेप्रिशिएट हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं। तो हर कारपोरेशन वही चाह रही होती है कि हमारी मशीनरी 1 साल तक ड्यूरेबल रहे। आपको पता होगा वॉशिंग मशीन वो भी ड्यूरेबल होती है। काफी मशीन्स हमारी उसी दिन खराब हो जाती है, अच्छी क्वालिटी वाली 2-3 महीने तक चलती है, वो डेप्रिशिएट नहीं होती, खराब नहीं होती। पर उनकी जो है जब प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है यूजेज के हिसाब से। जैसे डब्बा पे फोन लेंगे तो उसकी प्राइस हाई हो रही होती है, पर यूजेज में अब लेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। और दूसरी बात है इमेचेबिलिटी में फर्म जो है रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज को, कोर कॉम्पिटेंसीज को वो रखता है जो डुप्लीकेट बाय अदर्स ना हो सके। हर कोई अपना कॉन्फिडेंशियल सक्सेस फैक्टर रखता है, क्वालिटी अच्छी रखता है, वो स्ट्रेटजी रखता है ताकि बाकी सब जो है इमिटेट ना कर सके। ट्रांसपेरेंसी किस स्पीड से आपका फर्म का रिलेशनशिप है रिसोर्सेज का, कैपेबिलिटीज का, और कितनी आपकी जो है सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जा रही है। ट्रांसपेरेंसी में हमारी फर्म की स्पीड, रिलेशनशिप, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को देखेंगे। ये स्टूडेंट्स अपनी माइक ऑफ करें। समर दूसरी हमारे पास ट्रांसफरबिलिटी, एबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स टू गैदर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज नेसेसरी टू सपोर्ट अ कॉम्पिटिटिव चैलेंज। हमारे पास जो है कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि कॉम्पिटिटर्स कितने कैपेबल हैं और उस हिसाब से हम अपनी कॉम्पिटिटिव चैलेंज और पावरफुल रखें, अपने रिसोर्सेज को, अपने कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएं। हम क्या करते हैं, अपने पास टैलेंटेड जो है हार्ड वर्कर बाहर से लोग रख रहे होते हैं कारपोरेशन में जो ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिनको ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज हो, फिर वो प्रोडक्ट ट्रांसफर करते हैं नॉलेज अपने लोअर स्टाफ को, मिडिल वालों को, ताकि हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज के हिसाब से हमें कारपोरेशन में फायदा हो। और ये ट्रांसफरेबिलिटी होती है, हम ट्रेनिंग सेशन कराते हैं, डेवलप करते हैं लोगों को नो हाउ करने के लिए कि हमारे पास एम्प्लॉयज को पता हो, वेल ट्रेंड हो, वेल ड्रेस्ड हो, कि उनको पता हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। उससे भी हमारे सस्टेनेबिलिटी एडवांटेज होगा। रिप्लिकेबिलिटी क्या होती है? डुप्लीकेट रिसोर्सेज,
हम वो रिसोर्सेज यूज करें जो डुप्लीकेट हो और कैपेबिलिटीज टू इमिटेट अदर सक्सेस। बाकी कारपोरेशन है जो है हमारे हमसे ज्यादा फर्म का सक्सेस जा रहा है, तो हम रिप्लिकेबिलिटी रखते हैं कि इसका अब काफी मशीनरीज होती हैं, उसमें स्मॉल स्मॉल चीजें होती हैं, वो रिसोर्सेज अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, फिर हम दूसरे के यहाँ देखते हैं कि इनकी अच्छी क्वालिटी है और अच्छा इमेज बना रहा है, क्यों ना वो रिसोर्सेज हम बना के और हम प्रोडक्ट जो है रिप्लिकेट करें और अच्छी क्वालिटी वाला लेकर आए। तो रिप्लिकेबिलिटी भी होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ दो किस्म की नॉलेज होती है, एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड टेक्स्ट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज उसे कहा जाता है जो इजीली, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप गेन कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, तो ये वो नॉलेज है जो इजीली आर्टिकुलेट हो सकती है, सर्कुलेट हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है, उसे एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है। टेकिट नॉलेज वो होती है जो इजीली कम्युनिकेट नहीं हो पाती, वो एम्प्लॉय तक होती है, एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती है और कारपोरेशन के कल्चर तक ही वो महदूद होती है। उस नॉलेज को टेसिट नॉलेज कहा जाता है या टेक्निकल नॉलेज, जैसे हम सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज जो होती है या टेक्निकल नॉलेज जो होती है वो एम्प्लॉय वहाँ का एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, उससे ही पता होता है और उसकी नॉलेज होती है, वो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाता बाकी सबके लिए, तो उसे टेसिट नॉलेज कहा जाता है। बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी का मेथड फॉर मेकिंग मनी। डियर स्टूडेंट्स, आप बिजनेस के स्टूडेंट हो, आपको ये तो पता है कि हर बिजनेस का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि टू मैम अर्न मनी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम गुलाम मुस्तफा, don't talk and let me talk first. I will complete this lecture and then 20 minutes will be Q&A, question and answer session. So go ahead with ओके this मैम। and learn from me. बिजनेस मॉडल, बिजनेस में बिजनेस की टेक्निक, हर बिजनेस का यही ऑब्जेक्टिव होता है, अर्न द मनी, प्रॉफिट अर्न करना, प्रोडक्टिव होना और फेमिलर हो। जैसे मैं एप्पल कंपनी का एग्जांपल देती हूँ, एप्पल का इमेज इस तरह से बना हुआ होता है, लोगो माइंड में ये आ जाता है, उस हिसाब से बिजनेस मॉडल में वो मॉडल हम बनाएंगे जो इजी हो और वो मॉडल बने जिससे हमारी अर्निंग हो, प्रॉफिट अर्न हो, प्रोडक्टिविटी हो। तो उस हिसाब से हम करंट एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, स्कैन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांडेड है, यूज रेट में है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, सुबह से शाम तक हम कॉफी कमोडिटीज प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे होते हैं, सोप यूज कर रहे होते हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे होते हैं, चीनी पत्ती हर चीज प्रोडक्ट है हमारी। तो इस हिसाब से प्रोडक्ट की नीड के हिसाब से ही प्रोडक्ट का मॉडल बनता है और हर बिजनेस का यही कोर जो है मकसद, ऑब्जेक्टिव यही होता है, अर्न मनी, अर्न प्रॉफिट। तो हर किसी का प्रोडक्ट और प्रॉफिट होता है। और देखें आप, की स्ट्रक्चरल, जैसा बिजनेस होगा वैसा ही आपका की स्ट्रक्चर होगा। अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पे होगा तो स्टाफ मेंबर्स, टीम वर्कर कम होंगे, और जैसे जैसे डिपार्टमेंट ज्यादा बढ़ते जाएंगे, वो मल्टीनेशनल कारपोरेशन, उसमें ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ऑपरेशन हो रहे होते हैं। पर हर बिजनेस मॉडल का आई वुड से यही काम होता है, अर्न रेवेन्यू, जनरेट रेवेन्यू। तो वो बिजनेस मॉडल में बताते हैं हम कैसे अर्न करेंगे रेवेन्यू, कैसे मेक करेंगे प्रॉफिट। तो बिजनेस मॉडल का उसके नीड के हिसाब से हमने काफी बिजनेस मॉडल में काफी चीजें रखते हैं। जैसे बिजनेस मॉडल ड्राफ्ट करने से पहले, डिजाइन करने से पहले 4-5 सवालों के हमारे माइंडसेट बना हुआ होता है कि हमें ये प्रोडक्ट किसको सर्व करना है, मिडिल कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, किस प्रोडक्ट के उनकी इनकम कितनी है और कौन से एज ग्रुप है जिनको हम सर्व कर रहे हैं, और हम हमारा प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है या कुछ और चीज के हिसाब से हमने प्रोडक्ट दिया है। जैसे खादी है, लॉन है, डिफरेंट, तो वो वियर करने के लिए हम देते हैं कि भाई वो वियर ड्रेस कोड अच्छा है और इस क्वालिटी का है, तो उस हिसाब से हम इसकी जो है प्राइस रख रहे होते हैं। और हमारे पास मेन चीज है, हाउ इट मेक्स इज मनी। हम प्राइस इतनी सेट कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेटजी लगा रहे होते हैं जैसे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, हमारा प्रॉफिट प्लस में हमारा आ जाए। हाउ इट डिफरेंशिएट्स एंड सस्टेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे मैंने कोर कॉम्पिटेंसी और डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी बताया, कोर कॉम्पिटेंसी मैंने बताया कि वो इसेंशियल होती है, और डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी मैंने बताया डिफरेंशिएट जो कर रही होती है। तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब होगा जब हमारे पास समथिंग प्लस में हो,
जहाँ क्वालिटी अच्छी हो, सर्विसेज अच्छी हो, हमारा प्रोडक्ट डिमांडेड हो, हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर को, कस्टमर को माइंड में रख के, उनका इमेज रख के हमने बनाया है, फिर ही हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। हाउ इट प्रोवाइड्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस, हम कैसे प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करेंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे, किस हिसाब से उनकी प्रोडक्ट डिमांडेड है। तो ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल बनते भी उसी माइंड में रख के। कुछ पॉसिबल बिजनेस मॉडल हैं, जैसे कस्टमर सोल्यूशन मॉडल। कंसल्टेंसी फर्म आपने सुना होगा, कंसल्टेंट बैठते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप इस डिपार्टमेंट में जाओ, आप में स्पीकिंग की गट्स हैं, आप में राइटिंग की गट्स हैं, आप अच्छे ये बन सकते हो। वो कस्टमर सोल्यूशन मॉडल कंसल्टेंसी फर्म, वो भी बिजनेस होता है, वो आपसे चार्जेस लेंगे, उसके बाद आपको जो है कंसल्टेंसी प्लान, कंसल्टेंसी सर्विसेज के हिसाब से आपको प्लान देंगे। और काफी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने बिजनेस का बताया, हर चीज, हर बिजनेस में आपको प्रॉफिट पैरामिड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो काफी प्रॉफिट पैरामिड मॉडल होते हैं, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड मॉडल होते हैं, काफी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो अगले बंदे जिसने एप्लीकेशन बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, उसके पैसे बन रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है हमारे पास, स्विच बोर्ड मॉडल होता है। हर एक बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस किस नेचर का है, तो मॉडल भी वैसा ही होगा। कुछ और बिजनेस मॉडल हैं, जैसे एफिशिएंसी मॉडल और ब्लॉकबस्टर मॉडल, प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, एंटरप्रेन्योर मॉडल, डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। हर बिजनेस मॉडल का यही कोर होता है कि हम प्रॉफिट जनरेट करें, प्रोडक्टिविटी इनहेंस करें। और दूसरी बात हमारे पास है वीसीए। ऐसा ना हो आपके पास आता है वीसीए, राइट डाउन अबाउट वीसीए, बोले मैडम वीसीए क्या है? ये वैल्यू चेन एनालिसिस है। एनालिसिस मींस इवेल्युएट, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना। और वैल्यू चेन में हमारा सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज होता है। इंटरकनेक्टेड मींस हर एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होती है। रॉ मटेरियल आएगा तभी तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा। रॉ मटेरियल हम सप्लायर्स को बोलेंगे, वो आएंगे, और हर एक प्रोडक्ट में हर एक इंटरडिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल के बाद ही प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए ये पूरी सेट ऑफ इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट आई वुड से। तो हर एक इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस में सीरीज ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। इसमें प्रोडक्शन होगी, मार्केटिंग होगी, प्रोडक्ट बन गया फिर हो जाएगी मार्केटिंग, उसके बाद आप देखेंगे सर्विसेज देंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारा हर घर में हमारा प्रोडक्ट मौजूद हो, फाइनल प्रोडक्ट इनटू द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कस्टमर। रॉ मटेरियल आएगा, मैन्युफैक्चर होगा, फैब्रिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। तो ये वीसीए था, वैल्यू चेन एनालिसिस। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, वैल्यू चेन सेगमेंट इंक्लूड। जैसे बिजनेस से आप रॉ मटेरियल आप अपना बना रहे हैं, रॉ मटेरियल आप अपना यूज कर रहे हैं, या कहीं से लेकर आकर वो काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल। अब बिजनेस में या तो हम रॉ मटेरियल लेकर फाइनल प्रोडक्ट अपना ही बनाएं, वो होगा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या है, बना बनाया हुआ प्रोडक्ट हमने लिया और उसको हमने सेल किया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है अप स्ट्रीम के तहत रॉ प्रोडक्ट लो, फिर उसको आउटपुट बना के उसको सेल करो, प्रॉफिट हाई होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही प्रॉफिट हाई होगा। अगर डाउन स्ट्रीम के तहत बन गया है प्रोडक्ट, अब उसको होलसेल और रिटेल में हम बेच रहे हैं मार्केटिंग करके, तो आपको उस तरीके से प्रोडक्ट होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पार्ट ऑफ चेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी का होता है, यहाँ कोर कॉम्पिटेंसीज को फोकस किया जाता है। यानी कोर कॉम्पिटेंसी क्या कहा मैंने, जो इसेंशियल चीजें होती हैं हर बिजनेस की। और दूसरी बात बताती चलूं, कारपोरेट वैल्यू चेन एनालिसिस। हर बिजनेस में आप देखेंगे चेन ऑफ कनेक्टिविटी है। प्रॉफिट मार्जिन हासिल करने के लिए दो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज को हम फंडामेंटल यानी बिजनेस की जो है बेसिक एक्टिविटीज कहते हैं। सपोर्टिव एक्टिविटीज, जिसमें हमारा पूरा सपोर्टिंग एक्टिविटीज में हमारे वर्कर्स आ जाते हैं, हमारा रॉ मटेरियल क्वालिटी आ जाती है, हमारा स्टाफ कितना टेक्निकल है, टैलेंटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले कैसे ट्रेंड करते हैं, पॉलिश करते हैं, हमारे पास स्टाफ कितना कमिटेड है। और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, उतनी बाउंड्रीज अच्छी होंगी, उतना इमेज अच्छा पड़ेगा। हमारा फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी
जो है सपोर्ट एक्टिविटीज में इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी बेसिक एक्टिविटीज है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आउटपुट लॉजिस्टिक में प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। अगर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सप्लायर्स ने टाइम पे हमें दे दिया, हमने प्रोसेस करके आउटपुट जो है वही दे दिया आउटपुट लॉजिस्टिक्स में, ये आप पिक्चर में देखेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, रॉ मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग में, ऑपरेशन में हमारा प्रोसेस होता है मशीनरी, असेंबलिंग, टेस्टिंग, आउटबाउंडिंग में हमारा प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, जो क्वालिटी हमने इनपुट की प्रोसेस की वही आउटपुट आ गया, रेडी है हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टेक्निक के तहत हम प्रोडक्ट को सेल करें, जो हमारा प्रोडक्ट हर घर में, कंट्री में, वर्ल्ड वाइड, ज्योग्राफिकली हो। तो हम मार्केटिंग टेक्निक भी, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, चैनलिंग, रिलेशन, ये सारी चीजें करेंगे। और उसके बाद सर्विस, रिपेयर, पार्ट्स, ये देखिए प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज दोनों मिलके ही हमें प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करने के लिए हमें होता है। ये कहा जाता है कि ये कारपोरेशन का वैल्यू चेन मॉडल है। इसके लिए हमें प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज को फोकस करना पड़ेगा। अब सपोर्ट एक्टिविटीज में देखें, प्रोक्योरमेंट, मैंने जैसे कहा रॉ मटेरियल जैसा होगा वही प्रोडक्ट बनेगा, मशीनरी हमारे पास जितनी अच्छी होगी, सप्लायर्स अच्छे होंगे, वैसे ही प्रोक्योरमेंट अच्छे होने से हमारा आउटपुट प्रोडक्ट अच्छा होगा। टेक्नोलॉजिकली हम कितने डेवलप हैं, R&D देखेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट देखेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे और उसकी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उसकी डिमांड देखेंगे, वो टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितना हम टैलेंटेड वर्कर्स को रखेंगे, उनको पॉलिश करेंगे, उनको रोड मैप देंगे, ट्रेंड करेंगे, डेवलप करेंगे, तो हमारे HR वाले और अच्छा काम करके और हमारा पूरा जो है प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज। और दूसरी बात, फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, उनमें कैसे काम हो रहा है, कितने फ्लो से हो रहा है, उससे ही हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा कारपोरेशन वैल्यू चेन में। अब कारपोरेशन में वैल्यू चेन एनालिसिस होती है। एनालिसिस मतलब आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, इवेल्युएट करेंगे कि हर प्रोडक्ट लाइन में वैल्यू चेन कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं। हम प्रोडक्शन प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विसेज देनी है, बनी बनाई चीजें हम सर्विस सेल कर रहे होते हैं, सर्विस के शॉप्स भी आप गए होंगे तो बनी बनी हुई चीजें होती हैं। और काफी हमारा बिजनेस होता है प्रोडक्ट जनरेट